सामाजिक बुराइयां। समाज में बुराइयां तो बहुत सारी है, लेकिन अपने को किन पर चर्चा करनी है? इन 4 बुराइयों पर। ये सामाजिक बुराइयां, और इन 4 बुराइयों में सबसे पहली जो बुराई है वो है बाल शर्म। क्या है? बाल शर्म। ये पढ़ना नहीं है, आप समझते जाओ, इसके बारे में सोचते जाओ। मैं खुद इसका शिकार हो चुका हूं। और बाल शर्म कोई समस्या नहीं है, ये अवसर होती है, परिस्थितियां ऐसी होती है जो आदमी को मजबूर कर देती। बाल शर्म का मतलब है बालक के द्वारा काम करना। अब यहां बालक का मतलब क्या? बस बालक का मतलब समझ गए, इसका मतलब बाल शर्म आप समझ गए। बात भारत की हो रही है। कहां की कर रहे हैं? भारत की। और भारत में बालक का मतलब इस बाल शर्म में 14 वर्ष से छोटी उम्र के बच्चे को माना गया है। 14 वर्ष से कम उम्र का कोई भी बालक जो यदि काम करता है, ध्यान रखना उसमें पुश्तैनी काम शामिल नहीं है। पुश्तैनी का मतलब घरेलू काम। थे डोका बिड़ा करो घरे कह दो मैं तो बाल शर्म करूंगा, ये बाल शर्म नहीं है, ये पुश्तैनी काम है ना। इनको दे घर वाला विद्रोह कर दो, हमें बाल शर्म के हम विरोध करते हैं, ऐसा नहीं करना है। तो पुश्तैनी काम जो है वो बाल शर्म में नहीं आता, वो घर वालों के सहयोग हेल्प के रूप में आता है। लेकिन कानूनन 14 वर्ष से कम उम्र का कोई भी बालक जो जोखिमपूर्ण या खतरनाक काम करता है, यानी उद्योगों में वगैरह, रसायन उद्योग वगैरह, होटल वगैरह, इस प्रकार के जो जोखिमपूर्ण काम करता है, खानों में खदानों में काम करता है, गाड़ी की ड्राइविंग वगैरह इस संबंध काम करता है जिससे उसके जीवन को खतरा हो सकता है, वो सारे काम बाल श्रम की श्रेणी में माने जाते हैं। अब दिमाग में प्रश्न आएगा, फिर 14 वर्ष से छोटी उम्र के बच्चे काम करते क्यों हैं? उसमें एक ही कारण जो है वो निकल के आता है, वो है गरीबी। क्या है? गरीबी। और गरीबी जो आती है, गरीबी शब्द को आप सामाजिक और आर्थिक समस्या बोलते हो। गरीबी एक सामाजिक भी है और आर्थिक समस्या भी है, समाज की तरफ से भी है और अर्थव्यवस्था की तरफ से भी। तो अपन ये कह सकते हैं कि बाल श्रम एक गरीबी के कारण उपजी एक सामाजिक और आर्थिक समस्या है। क्लियर? और गरीब अधिकांश कौन होते हैं? या तो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले व्यक्ति, या जिनके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन व्यक्ति, या छोटे किसान व्यक्ति जो होते हैं, छोटे किसान होते हैं, वो होते हैं गरीबी श्रेणी में। बात क्लियर? यानी गरीब व्यक्ति, उसके बच्चे मजबूरी में या परिस्थितिवश अपने को उनको काम पर जाना पड़ता है, जोखिमपूर्ण कार्यों में लगना पड़ता है। हालांकि उसके फायदा ये होता है, आर्थिक रूप से तो वो सक्षम हो सकते हैं, परिवार वाले भाई, उनको इकोनॉमी मिलती है, लेकिन उस बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है, शिक्षा से वंचित रह जाता है। और सरकार का कहना यह भी है कि 6 से 14 साल तक के बच्चे को किसी भी हालत में आप शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते। और ये बाल श्रम के कारण ही ये धीरे धीरे ये जो कानून आए, आरटी वगैरह, एक्ट वगैरह, ये उस बाल श्रम की वजह से आए। तो बाल श्रम में आप क्या याद रखोगे? 14 वर्ष। कितने वर्ष की? प्रश्न आ जाएगा, बाल श्रम में कितनी सीमा, कितने वर्ष की आयु को निर्धारित किया गया है? 14 वर्ष से छोटे उम्र के बच्चे यदि जोखिमपूर्ण काम करते हैं तो उनको बाल श्रम की श्रेणी में रखा जाता है। और बाल श्रम का मुख्य कारण है गरीबी। और गरीबी किन में होती है? जो सीमांत छोटे भूमिहीन कृषक होते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चे होते हैं, उनमें होती है। तो वो लोग ज्यादातर बाल श्रम करते हैं। क्लियर बात? फिर अपने दिमाग में आएगा, फिर इसका प्रभाव क्या है? बाल श्रम का प्रभाव उस व्यक्ति पर, देश की अर्थव्यवस्था पर और उस परिवार पर तो प्रभाव है ही, और प्रभाव होना उन पर यदि है तो समाज पर भी होगा। व्यक्ति पर क्या होता है? अब इस अवस्था में, जिस अवस्था में बच्चे को पढ़ने की उम्र होती है, जो बच्चे के खेलने की उम्र होती है, और उस उम्र के अंदर बच्चा होटल पर प्लेटें धो रहा हो, या उद्योगों के अंदर खनन से संबंधित खानों के अंदर काम कर रहा हो, उद्योगों के अंदर कोई रसायन से संबंधित हानिकारक प्रभाव का काम करता हो, उस समय जो भी धुआं वगैरह होता है वो शरीर में जाता है और शरीर की जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है। यानी शारीरिक विकास भी अवरुद्ध होता है और मानसिक विकास और बौद्धिक विकास तो अवरुद्ध होता ही है। पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो बौद्धिक विकास का मतलब सोचेगा कैसे? तो ये सारे दुष्प्रभाव है बाल श्रम के। और ऐसा ऑप्शन में जब भी आएगा तो आपको पता है बाल श्रम एक पॉजिटिव काम है, नेगेटिव काम है? नेगेटिव काम है। अब ऑप्शन में आएगा तो उसमें आएगा बाल श्रम का परिणाम है, तो जो नेगेटिव काम होगा वो उसका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो ऑप्शन में आप समझ कर उसका उत्तर कर सकते हो। फिर आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, क्या सरकारों ने या भारत के संविधान निर्माताओं ने जिस समय संविधान बनाए उस समय क्या इसके विषय के बारे में सोचा था? बहुत दूरदर्शिता रखी थी इसके बारे में, बहुत लंबी दूरदर्शिता। और दूरदर्शिता का रिजल्ट यह है कि अपने संविधान के अंदर एक भाग 3 है मूल अधिकारों का,
और भाग 4 है नीति निर्देशक तत्वों का, 36 से 51 तक। ठीक है, कुछ नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो लागू करना जरूरी नहीं होता, वो कानूनन नहीं होता, वो एक राज्य का दायित्व होता है कि यदि राज्य सक्षम हो जाए आर्थिक रूप से तब लोगों के लिए या समाज के लिए ये काम करेगा तो बढ़िया है। जबकि मूल अधिकार का मतलब होता है कि सरकार को लागू करना जरूरी है, वो कानूनी होना जरूरी है। तो यहां पर दो बातें ध्यान रखना कि एक तो मूल अधिकारों में, किसमें? मूल अधिकारों में संविधान के एक अनुच्छेद दे रखा है 23 और 24। बात ध्यान रखना, मूल अधिकारों में दो अनुच्छेद है, एक तो है अनुच्छेद 23 और एक है अनुच्छेद, अपना यहां पर इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 जो है उसका संबंध है मानव तस्करी, मानव का व्यापार या बलात् श्रम। बलात् श्रम का मतलब होता है कि आपकी इच्छा नहीं होते भी जबरदस्ती काम करवाना, है ना। बेगार प्रथा वगैरह अपन जानते हैं ना, अरे घर ला ये लेंगे गाँव में है, बड़े लोग भूमिपति जो लोग आते हैं, भूस्वामी वो आते हैं, हो हार हमारे खेत में ये काम करना है, मना कर देते। अब तो नहीं इतना, पहले जब आप मना कर देते तो आपके ऊपर बहुत सारे सामाजिक बंधन लगा दी जाते थे। कल से हार आइयो खेत में ठा पड़े, निकलो खेत करके, हैं आज लाइया को दी नहीं, कल खेत कर निकलोगे, ये सारे। लेकिन अब इतनी नहीं है, जागरूकता बढ़ गई है। तो अनुच्छेद 23 है वो तो बलात् श्रम का मना करता है कि जबरदस्ती आप किसी से काम नहीं करवा सकते। लेकिन अनुच्छेद जो 24 है ये कहता है कि बाल श्रम कानूनन अपराध है, बाल श्रम नहीं करना है। तो आपको एक तो ध्यान रखना है कि संविधान निर्माताओं ने मूल अधिकारों में संविधान के अनुच्छेद 24 में 23 और 24 को शोषण के विरुद्ध अधिकार कहते हैं। ध्यान है ना, मूल अधिकार में शोषण के विरुद्ध अधिकार दो अनुच्छेद। अनुच्छेद 23 में बाल श्रम निषेध की बात कही है कि 14 साल से छोटी उम्र का कोई भी व्यक्ति यदि जोखिमपूर्ण कार्य में लगा हुआ पाया जाता है तो उसके माता पिता और उस व्यक्ति को, उस लड़के को काम देने वाला सामने वाला दोनों दोषी है, दोनों को कानूनन सजा दी जाएगी, आर्थिक दंड भी दिया जाएगा और कठोर कारावास की सजा भी दी जाएगी। यानी न तो माता पिता उसको काम पर भेज सकते और न ही यदि माता पिता भेज भी देते तो न आगे होटल वाला, उद्योग वाला, गाड़ी वाला या खनन कार्य वाला वो आगे उनको काम पर भी नहीं लगाएगा। ये दोनों का काम। तो बाल श्रम निषेध का प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? इसके आगे यदि आप नीति निर्देशक तत्वों में जाओगे, ज्यादा तो अपना काम की नहीं इतनी, नीति निर्देशक यदि तत्वों में जाओगे तो अनुच्छेद 39 आता है। नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 39 और इसमें बहुत सारे प्रावधान है और उस प्रावधानों में भी एक प्रावधान है 39 इसमें ये एक बात कही गई है, हालांकि वो इस संदर्भ में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक बात कही गई है कि प्रत्येक राज्य का दायित्व बनता है, हर राज्य का एक कर्तव्य है, दायित्व है, जिम्मेदारी है कि उस राज्य में रहने वाले हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का वातावरण उपलब्ध करवाना। वो व्यक्ति जैसा चाहे, यानी एक ऐसा वातावरण उपलब्ध कराओ जिससे व्यक्ति आराम से अपनी जिंदगी सम्मानपूर्वक जी सके। ऐसा नहीं उसको कोई हीन दृष्टि से देखे, जाति के आधार पर भेदभाव वगैरह, काम के आधार पर, ऐसा नहीं। इसका मतलब इसमें भी एक बात कही गई है कि ये ऐसा काम करेगा तो फिर गरिमापूर्ण जीवन थोड़ा ही नहीं है ना। इसलिए इसमें भी एक बात कही गई कि बाल श्रम जैसे काम से व्यक्ति को मुक्ति रखनी है, उसको व्यक्ति को दूर रखना है। तो एक तो ये, लेकिन उससे आगे जब आप नीति निर्देशक तत्वों के ही अनुच्छेद 45 में जाओगे, याद नहीं करने सारी बात मैं बता रहा हूं, सिर्फ अनुच्छेद 45 में जाओगे, ये जो बात कह रहा हूं ना 39, ये नीति निर्देशक तत्वों की बात मैंने पहले आपको कही कि राज्य के लिए जरूरी नहीं है, जब राज्य सक्षम हो जाएगा तब उसको लागू करना है। ये बात विद्वानों ने संभावना व्यक्त की है कि राज्य ऐसा भविष्य में ऐसा कर सकता है। अनुच्छेद 45 में एक बात कही गई है कि 6 से 14 वर्ष तक, 6 से 14 वर्ष तक का जो व्यक्ति है, जो बालक है, उसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना जरूरी है। जब भी राज्य सक्षम हो जाए, जब भी राज्य, ये बात कब की हो रही है? संविधान निर्माण के समय की हो रही है। कितने दूरदर्शी लोग थे, देखो जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय ये बात कही गई कि 6 से 14 वर्ष तक के व्यक्ति को, क्या कह रहे हो? हाँ बोलो, अनुच्छेद की बात है, कुछ अनुच्छेद संबंधी कह रहे हो? हाँ आ जाएगा, सारी मैं समझ रहा हूं जो आप कह रहे हो। 6 से 14 वर्ष तक के व्यक्ति को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देनी है। ये उस समय संविधान वालों ने जब संविधान बनाया उस समय राज्यों को ये बात कही, जब आप सक्षम हो जाओ तब देना है। अब आप सक्षम नहीं हो तो देने की जरूरी नहीं है। इस बात को, ये दोनों बातें तो लोगों के सामने थी। अब धीरे धीरे आर्थिक व्यवस्था से राज्य सक्षम हो गए, तो राज्य सक्षम हो गए तो ये भी काम करना है, राज्यों को गरिमापूर्ण वातावरण उपलब्ध करवाना है और बाल श्रम में उसको भी मुक्ति देनी लोगों को। इसलिए क्या किया 2002 में, कब? 2002 में
ध्यान रखना 2002 में भारतीय संविधान में 86वां संशोधन हुआ, अमेंडमेंट ऑफ 86, 86वां संशोधन। बात कब की हो रही है? 2002 की, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2002 अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद जो 21 था, उस 21 के अंदर एक भाग जोड़ा गया, अनुच्छेद 21 क, या जिसको अपन कहते हैं ए, अनुच्छेद 21 ए और 21 क, और इसको घोट के पी लेना है। यह आपका मूल अधिकार है। यदि आप 6 से 14 साल तक के बच्चे को शिक्षा नहीं देते हो, माता पिता भी शिक्षा नहीं देते हो, तो उसका मूल अधिकार है वो आपके घर के आगे धरना दे सकता है, हमें शिक्षा दो, तख्ती लगा के दे सकता है, मुझे शिक्षा का अधिकार है। बिल्कुल उसको अधिकार है, क्योंकि संविधान का संशोधन 86वें संविधान संशोधन 2002 में पारित हुआ। वो ये कह रहा है कि अनुच्छेद 21 क या 21 ए के तहत 6 से 14 साल तक के बच्चे का मूल अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना। अब 14 साल के बाद दो या ना दो वो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन 14 साल तक तो आपको पढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है। अब कई बार आपने सुना होगा, आपने वो यदि देखा है ना, ये क्या कहते हैं इसको, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें कई बार ये धरने वाले आ जाते हैं, है ना, धरना देने वाले। तो एक तो ये, जब ये संविधान में पारित कर दिया तो ये तो हो गया अधिकार, लेकिन एक जिम्मेदारी भी देनी। अधिकार और कर्तव्य दोनों साथ में चलते हैं, आपको पता है। आपका अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना, तो आपका एक दायित्व भी बनता है कि दूसरों को भी हेल्प करो, दूसरों को भी सहायता करो। आपके आस पड़ोस कोई अनपढ़ व्यक्ति है उसको भी पढ़ाने में हेल्प करो, सहायता करो, यह आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। तब लोगों ने कहा कि अधिकार तो दे दिया, कानून दो, कानून के तहत सॉरी कर्तव्य दो। तब क्या किया, संविधान के अनुच्छेद 51 का, आपको ये और ये दोनों याद रखना है, ये तो याद ही है वैसे ही, अब और याद कर लेना है। 51 का ये मूल कर्तव्य, पहला 10 थे, पहले कितने कर्तव्य थे? 10 थे। संविधान में मूल रूप से कितने कर्तव्य थे? एक भी नहीं था। संविधान में मूल रूप से एक भी कर्तव्य नहीं था। ये 1978 में बाद में स्वर्ण सिंह समिति है उसके तहत जोड़े गए 10 कर्तव्य थे। ठीक है, हाँ 10 कर्तव्य। 11वां कर्तव्य और जोड़ दिया, कब? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। और वो ये कर्तव्य ये था कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क, एक तो शिक्षा कैसी होगी, और एक है अनिवार्य, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिलाना माता पिता अथवा उसके अभिभावक का दायित्व है। ये तो आपका दायित्व है, देना चाहिए आपको, जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी है। और यदि आपका दायित्व आप निर्वहन नहीं करते हो तो कानून कहता है देना ही है। बच्चा चाहता है हम पढ़ेंगे और आपको कहता है ना, आप कहोगे ठीक है मैं पढ़ाऊंगा, बाद में आपका मन हो जाए नहीं पढ़ाना के, तो वो इस कानून का प्रयोग कर सकता है और कोर्ट जा सकता है, मुझे पढ़ने का अधिकार है, और कोर्ट से फटकार मिलेगी आपको। आपकी कमाई से, हाँ बिल्कुल, आपकी कमाई से एक अंश बच्चे की पढ़ाई पर दिया जाएगा। हालांकि 6 से 14 साल तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा है सरकारी स्कूल में, सरकारी विद्यालय जहां पर निःशुल्क मिलेगी। लेकिन 14 साल के बाद भी बच्चा यदि चाहता है तो सरकार की जिम्मेदारी है, राज्यों की जिम्मेदारी है कि वो आपको निर्देशित करता है कोर्ट कि इन बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। तो ये 86वां संविधान संशोधन आपको ध्यान रखना है, और ये बाल श्रम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। बाल श्रम में भी 14 साल का प्रावधान था ना, हाँ, और इनमें भी कितने साल का प्रावधान है? 14 साल का। ये था बाल श्रम। लेकिन इससे पहले जब ये संविधान आया, उससे पहले भी विद्वानों ने, ये तो सारे राज्य ने कर्तव्य वगैरह तय कर दिए थे, लेकिन राज्यों ने काम नहीं किया। तो बीच में जब बाल श्रम की घटनाएं बहुत ज़्यादा होने लगी, लोगों को उद्योगों के अंदर, या यूं कहें कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उन्होंने गरीब लोगों का फ़ायदा उठाया और झुग्गी झोपड़ियों में से गरीब बच्चों को उठा उठाकर उद्योगों में जब काम करने लगे, उनकी बीमारियों की संख्या या उनकी मृत्यु दर जब बढ़ने लगी, तब सरकार के सामने एक समस्या आई कि इनका करे क्या। तब सरकार ने क्या किया, 1986 में, अब की जो बात ध्यान रखना, कब? 1986 में बाल श्रम प्रतिशोध नियम बनाया। और ये कानून आपको ध्यान रखना है, बाल श्रम से संबंधित नियम कब बना? 1986 में। ये 3-4 फैक्ट याद रखने हैं। बाल श्रम में तो आप जानते हो बाल श्रम का अर्थ क्या, आप समझ गए ना? अरे बाल श्रम का क्या मतलब नहीं समझे आप? नहीं समझे, नहीं समझे। बाल श्रम का मतलब है बालकों को काम पर नहीं भेजना, बालकों को काम पर नहीं भेजना। लेकिन बालक कौन? 14 वर्ष से छोटी उम्र वाला बालक है, 14 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति बालक नहीं है। तो आप यहाँ कर लिख दो कि भाई 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को काम पर नहीं भेजना, पहली बात। अब इसका रिजल्ट, इसका कारण क्या है बाल श्रम का, बाल श्रम क्यों बढ़ रहा है? तो आप एक ही शब्द लिख दोगे, गरीबी है मुख्य कारण। क्या है? गरीबी मुख्य कारण है। जब गरीबी, अब कानून भारत सरकार कितना ही बना दे,
निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के कानून कितने भी बना दे, भले ही मूल अधिकार दे दे, नीति निर्देशक तत्व दे दे, मूल अधिकारों की जब लोगों को जानकारी नहीं होगी तो मूल अधिकार का पालन करेगा कौन? लोगों को ये पता ही नहीं कि भाई मेरे को शिक्षा लेने का बिल्कुल अधिकार है, तब तक अधिकार लेने की अधिकार की मांग उठाएगा कौन? अब सरकार को यदि वास्तव में बाल श्रम को रोकना है और शिक्षा देना है तो उसके लिए पहले इसको हटाना पड़ेगा। किसको? गरीबी को। अब गरीबी की पहली बात तो भारत जैसे देश में गरीबी की कोई परिभाषा ही नहीं है, परिभाषा है ही नहीं गरीबी की। गरीब है कौन, इसकी कोई रूपरेखा नहीं है। 1 करोड़ रुपए साल का बजट है, उसके भी फ्री वाले गेहूं आते हैं, ठीक है, और जिसके घर में मकान नहीं है उसको भी कुछ नहीं मिलता। ये परिभाषाएं। तो परिभाषा के अभाव में गरीबी हटने में युग लगेंगे। गरीबी हटाओ का नारा 1971 से शुरुआत हुआ था, अभी तक तो हटी नहीं है और आगे पता नहीं कैसे होगा। तो गरीबी निवारण पहले करना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में आता बाल श्रम का परिणाम, रिजल्ट क्या है? बाल श्रम यदि ज्यादा होगा तो उसका क्या रिजल्ट होगा? इसका रिजल्ट होगा बालक पर। किस पर प्रभाव पड़ेगा? बालक पर। उसका शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक अवशोषण हो जाएगा, शोषण हो जाएगा, उसका विकास नहीं हो पाएगा। और उसका प्रभाव पड़ेगा समाज पर, समाज पीछे रह जाएगा। समाज में एक पीढ़ी सुधरती है ना, एक पीढ़ी का कितना अंतर होता है। आपके आसपास यदि कोई एक ढंग का काम लगा हुआ व्यक्ति या नौकरी लगा हुआ है ना, तो उनके बच्चों के और तीसरी पीढ़ी में अंतर और अपने जो नहीं लगे उनके पीढ़ी में अंतर का आप पता लगा देना। और तीसरा, देश को नुकसान होता ही है। कैलाश सत्यार्थी नाम सुना आपने? कौन थे वो? इन काम से संबंधित थे, बाल श्रम को रोकने संबंधित, उसको नोबेल पुरस्कार मिला था, ध्यान है आपको। फिर आता है कानूनी प्रावधान, उपाय। क्या उपाय करना है? बाल श्रम से संबंधित क्या उपाय किए गए हैं ताकि बाल श्रम को रोका जा सके? बाल श्रम से संबंधित एक तो उपाय किया गया, 1986 का कानून बनाया गया है, यह ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट। बाल श्रम निषेध एक्ट। निषेध का मतलब है ये काम आपको नहीं करना है। एक्ट छोटा होता है बड़ा रे? छोटा होता है, पक्का? और चेक कर लियो, मैंने बड़ा पढ़ा है। अरे यहाँ ये छोटो है, ये 1986 बाल श्रम निषेध एक्ट 1900। इसके तहत भी यही बात कही गई कि 14 साल से छोटे बच्चों को जोखिमपूर्ण कार्यों में यदि आप लगाते हैं तो माता पिता और सामने वाला जो नियुक्ता है, जो काम पर लगा रहा है, उन दोनों को 2 साल की कठोर कारावास की सजा, एक कारावास की सजा होती है, एक कठोर कारावास की सजा होती है। कठोर कारावास की सजा का मतलब है आपको वहाँ कठोर काम करवाया जाएगा अंदर, ठीक है। सकियो पीसनी, मोह है जगह आटो पीसनो, रोटी बनानी, हाँ, कठोर कारावास की सजा। और 2 लाख 1 लाख जितना जैसी सजा उसके अनुसार आर्थिक दंड दिया जा सकता है। इसके अलावा और क्या प्रावधान किए गए? इसके अलावा प्रावधान किया गया है एक तो मूल अधिकारों में। किसमें? मूल अधिकार। मूल अधिकार कौन सा है जो बाल श्रम को रोक रहा है? मूल अधिकार 24 है। अनुच्छेद कौन सा है? 24। शोषण के विरुद्ध 2 अनुच्छेद है, 23 और 23 वाला कह रहा है आप जबरदस्ती बलात् श्रम को रोक रहा है, जबरदस्ती किसी से काम नहीं करवा सकते। 24 कह रहा है आप 14 साल से छोटे काम व्यक्ति को जोखिमपूर्ण कार्यों में भेज ही नहीं सकते। तो आपको ध्यान रखना बाल श्रम से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 24, जो कह रहा है आपको काम पर नहीं जाना है। इसके अलावा नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, इसके अंदर हालांकि बाल श्रम की सीधी बात नहीं है, लेकिन 39 अनुच्छेद उसमें एक आ गया है कि व्यक्ति को गरिमापूर्ण वातावरण उपलब्ध करवाना राज्य की जिम्मेदारी है, राज्य का दायित्व है, राज्य का कर्तव्य है। और इसके अलावा ऐसा काम नहीं हो, इसलिए अनुच्छेद 45 में, किसमें? अनुच्छेद 45 जो नीति निर्देशक तत्व है, वो संविधान बनाते समय इस अनुच्छेद में कहा गया था कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को आपको शिक्षा देनी है। और इन्हीं अनुच्छेदों का पालन करते हुए इस गरिमापूर्ण वातावरण को, इस बाल श्रम को रोकने और जो ये नीति निर्देशक तत्व था, इस नियम का पालना करते हुए कि अब राज्य सक्षम हो चुके हैं। संविधान निर्माताओं जो दूरदृष्टिता दिखाई थी, उन्होंने जो संभावना व्यक्त की थी कि भविष्य में ऐसा होगा, हमारा समाज बढ़िया बनेगा, इसीलिए तो उन्होंने कहा था ना भाई बच्चों को शिक्षा देनी जरूरी है। और उस बात का अनुसरण करते हुए 2002 में, कब? 2002 में 86वां संशोधन 2002, बहुत इंपॉर्टेंट है इस लाइन को, इस बात को अच्छे से याद रखना। 86वां संविधान संशोधन 2002, इसके तहत क्या किया गया? मूल अधिकार में। किसमें? एक तो संशोधन किया गया मूल अधिकार में, और मूल अधिकार में आपको शिक्षा से संबंधित, आपको पता है 21वां संविधान संशोधन आपके जीवन से संबंधित है। ध्यान है आपको? जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में? 21 में। आप जो सांस ले रहे हो ना,
आपको शुद्ध वायु मिलनी चाहिए, शुद्ध जल मिलना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 21 में आपका अधिकार है। यदि प्रदूषित जल आता है तो आप कोर्ट जा सकते हो, कह सकते हो कि हम जिंदगी जीने आए ना, हमारे यहाँ शुद्ध वायु भी नहीं है, शुद्ध वायु भी नहीं। हाँ बिल्कुल, दिल्ली के अंदर आपको सुना होगा कोहरे वगैरह संबंधी ये क्रिया होती तब कोर्ट में जाते हैं लोग, और कोर्ट फटकार लगाती, तब दिल्ली में बहुत सारे उनको जो पराली वगैरह जलाने से संबंधित या जो धुआं वगैरह होता है उसको कवर कैसे करे, उसके लिए अलग अलग चिमनियाँ वगैरह लगाने का काम कर रही है, उसका अवशोषण कर सके, है ना, ये सारे काम करती है। आपका अधिकार है, मूल अधिकार 21 है जीवन जीने का। जीवन मूल अधिकार 21 के तहत आपका कोई टोपा नहीं दे सकता, जिंदा रहना जरूरी है, ठीक है। तो मूल अधिकार 21A संशोधन करके एक नया जोड़ा, कौन सा 21 तो है जीवन से संबंधित अधिकार, और 21A है आपकी शिक्षा से संबंधित अधिकार। अब आपको कोई पूछे RTE एक्ट किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लाया गया है? 21A के अनुसार, 21K के अनुसार, अ के अनुसार, 21A के अनुसार, बात समझ जाओगे। उसके अलावा एक और जोड़ा गया, मूल कर्तव्य। अधिकार और कर्तव्य, मुझे ये लगता है अधिकार से ज्यादा व्यक्ति को कर्तव्य समझना चाहिए। अधिकार तो मिलता है, कर्तव्य अपना नैतिक जिम्मेदारी है ना भाई। सफाई करना, ये कानून लाए, सरकार कानून बना के लेके आए कि आपके घरों के आसपास सफाई होनी चाहिए, फिर अपने सफाई नहीं रखते तो फिर अपने को सजा दे, जेल में ठूसे, आर्थिक सजा दे। उससे बढ़िया है कि अपनी नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने आसपास सफाई रखें, है ना। काम तो ज्यादा वो आएगी, अब डर तो काम की तो कोई सही है कि नहीं। तो ये मूल कर्तव्य भी अपने को एक जिम्मेदारी दे रहा है। मूल कर्तव्य अनुच्छेद कितना है? 51A। 51 तो पहले है, 51A। 51A के तहत 11वां अनुच्छेद, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। कौन सा? 11वां। अब मूल कर्तव्य पहले 10 थे, कितने थे? अब 11वां मूल कर्तव्य, और 11वां मूल कर्तव्य अपने से संबंधित है। अपने से संबंधित मतलब बच्चों से संबंधित, 6 से 14 साल के बच्चों से संबंधित। और अपने इसमें से ज्यादातर अभी तो बच्चे ही अलग, पेरेंट्स को है कम है। यदि पेरेंट्स है तो उनकी जिम्मेदारी कि बच्चों को शिक्षा देनी है। 6 साल तक घर ही आंगनबाड़ी में देना है, उसके बाद में, ठीक है। ये बाल श्रम से संबंधित। अब इतना जब काम हो जाता है, हालांकि पहले और आज में रात दिन का फर्क हुआ है, लोगों में जागरूकता बढ़ी है, कानून का खौफ पैदा हुआ है, जिसकी वजह से ये सारी प्रक्रिया शुरू हुई। तो बाल श्रम बात आपकी समझ में आई थोड़ी सी। उसके बाद में अपने से संबंधित बाल विवाह, घना जनो उड़ो वेला है, अरे बाल विवाह वाले है। बाल विवाह मुझे जहां तक लगता है समाज का, आज तो अब तो नहीं, इससे पहले, भारत की आजादी से पहले यदि समाज की कोई सबसे बुरी बीमारी थी ना, वो ये थी बाल विवाह। 9-9 साल की उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती थी। 1891 के एक्ट है, वो तो कहता 12 साल की उम्र में शादी कर देनी है। और वो भी किनके? बड़े बड़े राजघराने, बड़े बड़े परिवार होते थे, अवध के राजा वगैरह, उनकी बच्चियों की शादी हो जाती थी 9-9 साल में, 10-10 साल में। क्यों करते थे उसके बारे में अपने को जानकारी नहीं है, वो बोझ समझते थे। उस समय सामाजिक कुरीति थी इस प्रकार की, दिमाग है ना, दिमाग को उस हिसाब से बनाया गया था। अब धीरे धीरे जागृति बढ़ी, अब भी कई समाजों में है, सारी समाजों में आज भी पढ़ने से संबंधित, शिक्षा से संबंधित इतनी अलग नहीं जगी। बहुत सारे ऐसे पिछड़ी समाज है जिनका 1 या 2 स्टूडेंट शायद कोई 12वीं या BA पास होगा मुश्किल से। बहुत सारे ऐसे समाज है। क्यों? क्योंकि वो अभी भी इस मानसिकता से ग्रस्त है, पुराने वाले में, लड़कियों को पढ़ाना नहीं, इस मानसिकता से। अब बाल विवाह का मतलब होता है छोटी उम्र में विवाह कर देना, छोटी उम्र में। ये सारी अपन से जुड़ी हुई बातें हैं। छोटी आयु में विवाह करना, अब छोटी आयु कितनी? 18 और बस। ये तो आपके 3 बार प्रश्न पीछे 2015 के बाद में रीट में 3 बार एक ही प्रश्न, मैं कह रहा हूं प्रश्न है ही नहीं इसमें। छोटी उम्र कितनी? बाल विवाह की आयु कितनी तय की गई है? 18 से 21 साल से छोटी सारी उम्र बाल विवाह में। यदि लड़की की उम्र 18 साल से कम है, कई बार आप देखते हो कि बेड़ा दे हैं पजे हैं, हाँ वो कढ़ाई कौन है, तगारी तो कौन है शुरू कर देते हैं वो। और पचे इधर भनक लगती पुलिस वालों को थोड़ी बहुत, पचे बुने भाई तू अब हवा बमण को नहीं जेठाई को पड़े, पचे बड़े घास गाड़ी में ले कोई धोरा दे के हागरा, बड़े भाई अग्नि आड़ दे के दरा फोरा ले दरा लिया थोड़ी देर वाली हैं। बाल विवाह उस समय हवा है कौन तरीके कई याद नहीं रहे, सही है कि नहीं? हाँ,
तो बाल विवाह 18 साल और 21 साल। सुनो मेरी बात, लड़कियों की उम्र तो है 18 साल और लड़कों की उम्र है 21 साल। 21 साल से छोटी उम्र में, हालांकि सुनो मेरी बात, मजे की बात देखो, समाज की आप, कानून की आप, लड़कियों की तो 18 साल से छोटी उम्र में विवाह होता है, विवाह की उम्र तय की गई ना है। लड़कियों की तो उम्र 18 साल से कम विवाह होता है, तो बहुत सारे लोग आसपास पुलिस थाना वगैरह चले जाते हैं, ओंग बेचारों को नहीं घुसे। सुना है कभी? कभी सुना है? कभी सुना है आपने 19 साल की उम्र में लड़के की शादी हो रही थी, ऊपर पुलिस आ गई? अब सामने जाए वो अलग बात है, वो भी पुलिस जाएगी, लड़की के घर जाएगी, वहां लड़के के घर जॉन सड़े, आज पुलिस अड़ाया रहा ना, रोका दो जॉन, ऐसा ओ कॉम करे नहीं तो ये अपने रुक जाता है। कानून ही उल्टो, जॉन सड़न ही नहीं दे, जय इज्जत बनाई कौन? सही बात है नहीं है? तो अंग बेचारा कौन ही कोई, पुरुष आयोग बनाना पड़ेगा और कुछ नहीं होगा। अभी दहेज प्रथा आने दो जी, हो ना, सुनो, अभी तो दहेज प्रथा आने दो भी, बिजना की डिमांड आएंगी, पुरुष आयोग बनाओ, कौन ही नहीं होने बेचारों। मैं पीड़ित पतियों कहीं वो नहीं पुरुष आयोग है, इनमें कोई बुजुर्ग आदमी बनाना है ना। 18 साल और 21 साल से कम उम्र की आयु में यदि विवाह होता है तो उसको बाल विवाह कहते हैं। हालांकि 1891 में एक भारत में जमाने में अधिनियम बना, उसके तहत लड़कियों की ऊपर उम्र निश्चित थी, लड़कों की उम्र का निश्चित नहीं था। उस समय उम्र निश्चित थी 12 साल। अरे सुनो रे मंडे, हाँ को मत, 12 साल से छोटी उम्र के बच्चों का यदि शादी होती है तो उसको बाल विवाह कहते थे। लेकिन भारत के संविधान, पहला कानून जो महत्व, कानून भारत के संविधान में नहीं, सॉरी, भारत में पहला बाल अधिनियम, बाल विवाह से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण कानून आया वो है शारदा एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको बढ़िया तरीके से याद रखना है। शारदा एक्ट, नाम क्या था? मुझे आज दिन भी याद है कि मैं बीएसटीसी के एग्जाम 2015 में देने गया तो उस समय आया था शारदा एक्ट। शारदा एक्ट, एक व्यक्ति है शारदा, हरविलास शारदा, हरविलास आर्य समाज से संबंधित थे, हरविलास शारदा अजमेर के थे। इन्होंने 1929 में, कब? 1929 में, उस समय, अब बताओ 1929 में भारत में असहयोग आंदोलन वगैरह शुरू हो रहे हैं ना, 1930 में गांधी जी थे उस समय ना। अब उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। कौन था? लॉर्ड इरविन है, वो 1800 में था, है ना। वो सती प्रथा अधिनियम से संबंधित है, आप जो कह रहे हो बेंटिक, उस समय वो राजा राम मोहन राय से संबंधित है। हरविलास शारदा ने 1929 में लॉर्ड इरविन के समक्ष एक प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव में यह कहा गया कि बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक बीमारी है और इस बीमारी से बचने के लिए लोगों में डर जरूरी है। और लोगों में डर आएगा किससे? कानून से। कानून का ही आएगा और कानून बनाया जाए और उस कानून के अंदर यह तय किया जाए कि पहले जो उम्र है उनको छोड़ दिया जाए और 14 और 18 साल तय की जाए। 14 और 18 साल की उम्र तय कर दी जाए कि लड़की की शादी की उम्र 14 साल और लड़के की उम्र की 18 साल। ये लंबे समय तक चला, भारत की आजादी बाद कल परसों तक ये थी, 14 और 18 साल तक। ध्यान रखना, शारदा एक्ट की बात है, 1 अप्रैल 1930 से पूरे भारत में लागू होता है और उम्र तय कर दी जाती है कि 14 साल से छोटी बच्ची की शादी नहीं होगी और 18 साल से छोटी उम्र के लड़के की शादी नहीं होगी। ये बात आगे चलती रही। 1949 के अंदर जब आए तो थोड़ा सा जब संविधान में संशोधन करने लगे तो इस उम्र को 14 से बढ़ाकर 15 कर दिया। ये बात आपको अभी याद नहीं रखनी, सारे डाटा और इंपोर्टेंट डाटा, जो डाटा नहीं है वो याद नहीं रहेंगे, इसको याद नहीं रखना है, इंपोर्टेंट डाटा ना। ठीक है, 14 साल के बढ़ाकर 15 साल। लेकिन जब बाद में 1978 के अंदर, यहां पर यह बात ध्यान देना है, पहली बार 1978 में संविधान में संशोधन हो रहा है और उस संशोधन के तहत, इस संशोधन के तहत उम्र है उसमें वृद्धि की जा रही है। ये हो जाती 18 और ये हो जाती 21, पहली बार।
1978 में, आज अपने जो 18 की हो लड़की और 18 का हो लड़का, तब हो क्या है, विवाह का बंधन, ऐसा कुछ आता है ना किताबों के पीछे लिखा हुआ स्लोगन है, 18 की लड़की और 21 का लड़का। 1978 से बात तय है, यानी आज जो विवाह की उम्र है, विवाह की आयु तय की गई है, ये 1978 से चली आ रही है। भारत की आजादी से लगाकर 1978 तक जब तक कानून था, तब तक उम्र यही थी। इसका मतलब उस समय इसी उम्र के अंदर शादी हो जाती थी, इससे भी कम उम्र में हो जाती। तो ये तो कानून है। आज के 18 साल से छोटी उम्र लड़कियों की शादी नहीं होती, होती है ना, ससुराली भेज देते कई जगह। तो फिर वहां पर उस समय भी होता, उस समय तो सामाजिक जो कुरीति और भी ज्यादा थी। ठीक है, तो 18 और 21 साल की उम्र का निर्धारण कब से हुआ? 1978 से। शारदा एक्ट अब भी जारी है। फिर बाद में 2006 में, कब? 2006 में इस शारदा एक्ट को समाप्त कर दिया और शारदा एक्ट की जगह नया अधिनियम आया, बाल विवाह निरोधक अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। उस 6 के तहत प्रावधान यही रखा गया, 18 और 21। हालांकि 2020 के अंदर, 19 या 20 के अंदर केंद्र सरकार ने एक जया जेटली के नेतृत्व में कमेटी बनाई थी और उस कमेटी में एक प्रस्ताव रखा गया था कि लड़कियों की उम्र को 21 साल कर दिया जाए। वो प्रस्ताव अभी तक पारित नहीं हुआ है, वो कैबिनेट की मीटिंग के अंदर रखा गया था। उस प्रस्ताव के आधार पर हिमाचल प्रदेश राज्य में, एक राज्य हिमाचल प्रदेश भारत का एकमात्र राज्य है जिसकी विधानसभा में एक बिल पारित हुआ और उस बिल में कहा गया कि अब से लड़कियों की उम्र की जो शादी की जो उम्र है वो 21 साल होगी। हालांकि उसके ऊपर जब राष्ट्रपति की संस्तुति मिलेगी, राष्ट्रपति महोदय जो हस्ताक्षर करेंगे, उसके बाद वो कानून बनेगा। अभी तक वो विधेयक है। विधेयक का मतलब जब तक लास्ट राष्ट्रपति की साइन नहीं होते हैं, उससे पहले जो प्रक्रिया वो विधेयक कहलाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही वो क्या बन जाता है? अधिनियम, कानून बन जाता है। तो अधिनियम है। तो ये भी आप बात थोड़ी ध्यान रखना, 21 साल उम्र होनी चाहिए। ये कानून प्रस्ताव, ये विधेयक प्रस्ताव पारित करने वाले राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। ये बाल विवाह के बारे में। अब बाल विवाह क्यों किया जाता है, बाल विवाह की नौबत क्यों आई, इसके लिए कुछ पॉजिटिव कारक भी है और कुछ नेगेटिव कारक भी है। हालांकि नेगेटिव कारक ज्यादा है और पॉजिटिव कारक में वापस आएगी गरीबी। बाल विवाह में क्या आएगी? गरीबी। 4-4 5-5 बहन और भिड़ो ब्याह करे, एक ही खर्चे में कौम निकली जाए, इसीलिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि ऋण गिरस्ता, यानी कि लोगों को पैसों की समस्या है, आर्थिक व्यवस्था बहुत डामाडोल है। तो उस अर्थव्यवस्था के, या जो अर्थ भार होता है, उस अर्थ भार से बचने के लिए काम किया जाता है। तो आप यहां पर बाल विवाह का कोई कारण पूछेगा तो भी आप बता दोगे इसका कारण क्या है। ठीक है, एक तो सामाजिक ढांचा पहले से जो कुरीति दिमाग के अंदर है वो तो है ही है, इसके अलावा एक आर्थिक दुर्बलता या गरीबी है, वो भी एक कारण है। लेकिन कोई पूछे इस बाल विवाह का परिणाम क्या होता है, यदि बाल विवाह हो जाता है तो उसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट बहुत गंभीर है। यदि शिक्षा पर्याप्त मात्रा में दे दी जाए ना, शिक्षा और विशेष रूप महिला शिक्षा, तो इस समस्या का निषाद हो सकता है। कर भी दे बाल विवाह तो सॉरी छोड़िया है ना, ये एक समस्या का समाधान ये हो सकता है। लेकिन उसके लिए पहले क्या देनी पड़ेगी? तालीम देनी पड़ेगी, शिक्षा देनी पड़ेगी। परिणाम इसका ये हो सकता है कि स्वास्थ्य पर तो गंभीर प्रभाव होता ही है, जनसंख्या वृद्धि का भी एक बहुत बड़ा कारण है, और इसके अलावा शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, इसमें वृद्धि होती है। और जब स्वास्थ्य की स्थिति खराब होती है, इसका मतलब व्यक्ति का जीवन ही लगभग नश्वर जैसा समाप्त प्राय। तो एक मूलभूत कारण ये बाल विवाह के रूप में आपने ये बात पढ़ी। बाल विवाह का मतलब 14 से 18 साल छोटी उम्र में विवाह करना बाल विवाह कहलाता है। और बाल विवाह के बारे में शारदा एक्ट को आपको ध्यान में रखना है। बात 1929 की, कब की है? 1929 में हरविलास शारदा जो अजमेर के थे, उन्होंने पहली बार प्रस्ताव रखा, उसमें लॉर्ड इरविन के समक्ष, और इरविन ने इस प्रस्ताव को माना, एक कानून का दर्जा दिया। पहला कानून है ये जो पूरे संपूर्ण भारत में लागू होने वाला। और 1978 2006 तक ये कानून चला है। 2006 में जाकर संशोधन हुआ और इस शारदा एक्ट को समाप्त किया। क्योंकि अपन तो एक उम्र का प्रावधान देख रहे हैं, बाकी भी और बहुत सारे प्रावधान होते होंगे, तब तो जाके इसका परिवर्तन हुआ है। और एक बात और ध्यान रखनी है कि 18 से 21 साल की उम्र कब हुई? 1978 में। एक ये भी ध्यान रखना है, शारदा एक्ट में उम्र का प्रावधान कितना था? 14 और 18। ये दो बातें आपको ध्यान रख लेनी है। इसके अलावा एक तीसरा जो है वो है दहेज प्रथा। एलर ये कह रहा है पुरुष आयोग बनाओ। दहेज प्रथा, डाउरी सिस्टम है ना, दहेज प्रथा, विवाह से संबंधित दो पक्ष होने, वर पक्ष और वधु पक्ष।
एलर एडो कटी हुए उल्टो हुआ कदी उल्टे को मतलब औदे ले जो कह धन खरीदने के लिए हो सकता, बाकी नहीं। बेमेल विवाह के संबंध में यह हो सकता है, बाकी अनमेल विवाह हो ना, अनमेल तब होता है, या फिर गरीबी ज्यादा होती है उस समय, जो पैसों के लिए कोई हो ना वहां। बाकी होता यह है कि वधु पक्ष, हालांकि दहेज प्रथा का सिस्टम था नहीं, कन्यादान से प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन समाज बड़ा निराला है ना। कितनी कितनी परंपरा आ जाती है, हल्दी रस्म होनी कदी हमें तो करनी पड़े, तो रस्म में पैसा जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे नई नई रस्में आती जा रही है। ठीक है, था ये भी, यही दहेज प्रथा में भी कन्यादान की प्रथा थी। जब बच्ची की शादी होती थी, परिवारजन अपनी तरफ से जो भी दान के रूप में कन्या के रूप में कन्या को दान के रूप में अपने पास जो भी सामग्री, जो भी धन वगैरह जितना होता वो देते। लेकिन बाद में धीरे धीरे समाज के दो वर्ग बनते गए, एक गरीब और एक अमीर। अमीर वर्ग के पास पैसों की संग भाई वृद्धि होती रही, तब उन्होंने कन्यादान है उसका धीरे धीरे रूप बढ़ा दिया। जब बढ़ाने लगे तो गरीब वर्ग था उसमें भी ये आने लगे, फलाने छोरी पर ये देना पड़, कुछ उनको देना पड़ेगा, क्योंकि खाइयों के रूप में बढ़ता रहा। अब कन्यादान है ना, इस कन्यादान का जब रूप बदला और उस बदले हुए रूप को कह दिया क्या, दहेज। लेकिन ये दहेज और भी प्रक्रिया घातक तब हुई जब 1955 और 56 में एक हिंदू उत्तराधिकार कानून पारित हुआ। हिंदू उत्तराधिकार कानून से पहले संपत्ति का मालिक सिर्फ पुरुष हुआ करता था, लेकिन हिंदू उत्तराधिकार कानून बना उसके बाद में संपत्ति का मालिक स्त्री और पुरुष दोनों को बनाया गया। और बाद में जैसे वो कानून बना तो एक धारणा बन गई कि भाई जो माता पिता की संपत्ति उसमें दोनों का अधिकार है, पुरुष का और महिला का, लड़की का, बच्ची का, लड़के और लड़की दोनों का अधिकार है। दोनों का अधिकार है तो फिर दोनों को देना भी पड़ेगा। ठीक है, और आज भी अपनी धारणा है कि मतलब सॉरी बेचारे लेन की तुम्हारे तो लार हैंग पड़ी, सॉरी के लेन की। ये धारणा कहां से आई, कि हिंदू उत्तराधिकार बिल से आई है। और इसके बाद में धीरे धीरे देने की प्रक्रिया बढ़ती गई और उसका सिस्टम फैल हो गया, बन गया दहेज प्रथा। और बस हालांकि है इतना ही, दहेज प्रथा को बाद में संविधान ने भी संरक्षण दिया। 1961 में एक कानून पारित किया, उस 1961 के कानून के तहत दहेज प्रथा को निषेध किया कि दहेज प्रथा नहीं देनी। और आज भी यदि कोई कन्यादान के रूप में देते हैं तो उसको दहेज प्रथा नाम ना देके कन्यादान के रूप में देते हैं, कानून में उसका दहेज प्रथा का उल्लेख नहीं करते, लिखा पढ़ी में नहीं करते। यदि कोई शिकायत वगैरह करता है तो उसका कानून सजा होती है, लेकिन बाल विवाह में शिकायतें हो सकती है, लेकिन दहेज प्रथा में शिकायतें कौन करे, न देने वाला न लेने वाला है। और अब तो सिस्टम इतना बढ़ गया, हालांकि अपने यहाँ तो कम है। अब जयपुर के उस पार जाओगे, मैं वहाँ जयपुर पढ़ता तो उसमें ये बातें हम सुनते थे। कुछ जातियाँ जिनमें यदि कोई लड़का नौकरी लग जाता है और लड़के की शादी उस नौकरी वाले लड़के से करनी, तो बाप को ज़मीन वगैरह बेच के करनी पड़ती, यानी 30-30 लाख, 35-35, 40, 50, 60, 70, 80, जितना ओहदा ऊंचा उतने पैसे अधिक होना उल्टा चाहिए, उल्टा होना चाहिए। जितना ओहदा ऊंचा है उतना ही सामने गरीब है पेरेंट्स तो उनको दे दो, होना तो ऐसा चाहिए। लेकिन पैसों को दे कौन, सारे अमीर हो या गरीब सब लेने की हिमायती है। और इतनी ऋणग्रस्ता हो जाती है कि परिवार घर बार छोड़ना पड़ता है उनको, ज़मीनें वगैरह बेच के दूसरे एरिया में जाना पड़ता है और लड़कियों को शादी करनी पड़ी। जब इतनी समस्या होती है दहेज प्रथा, तब ये जो कन्या भ्रूण हत्या वगैरह समस्या तब आई है समाज के अंदर। कन्या भ्रूण हत्या एक सुना था, आज भी है और पहले भी था। मैं हमेशा कहता हूँ कि गरीब आदमी जो गांव में काम करते हैं उनके 3, 4, 5, 6 बच्चियाँ हो जाती फिर बच्चा होता है ना। पढ़े लिखे लोग जितने भी सिटी में रहे उनके एक लड़का न एक लड़की, तो भगवान मेहरबान की कर भाई, ऐसा नहीं है। लिंग परीक्षण एक गंभीर मुद्दा है और उसको लिंग परीक्षण के द्वारा ही कन्या भ्रूण हत्या होती है, उससे ये मामला धीरे धीरे बढ़ता है। ये समझदार लोग होते हैं, पढ़े लिखे वर्ग, पैसा पावर दोनों होते हैं, इसे सब लिंग परीक्षण के माध्यम से एक पहले लड़की हो रखी तो दूसरे आशा रहती लड़के की, और यदि फिर भी लड़का नहीं हो, उनको जांच में पता चले बच्ची है, तो फिर कन्या भ्रूण हत्या की घटनाएं बढ़ने लगती। क्योंकि ये सिस्टम है ना, ये मैं फिर कह रहा हूं कि जो नौकरी पेशे के
या अमीर लोग हैं उनको ये चिंता और ज़्यादा सताती, इतनी गरीब को नहीं सताती। उनको चिंता ज़्यादा सताती है, वो हमेशा आपको रोते ही रहेंगे, अरे यार घणो खर्चो घणो के खर्चो घणो। लेकिन गरीब आदमी के वो वही जगह दे दें कि भगवान रूप है, आप हाथ में हाथ वही जगह दे दें उनका, है कि नहीं? हाँ, ये सही बात है। तो 1961 में एक कानून बना। कब बना? ये सारी व्यवहारिक बातें, इसमें कोई इतना है नहीं। 1961 में एक कानून बनाया गया दहेज प्रथा को रोकने के लिए। बाद में इसे संशोधन भी हुआ और 1985 में आईपीसी इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता जिसको कहते हैं, उसके तहत 2 प्रावधान जोड़े गए। वो प्रावधान खतरनाक है, आज भी समाज को दुखी करते हैं कई बार। ये है कुछ 304 और 498। एक में दिए है 304 में, यदि किसी महिला की शादी होती है और शादी के 7 साल के अंदर, शादी हुए 7 साल हो गए और उससे पहले यदि महिला की मृत्यु हो जाती है, किसी मतलब कोई प्राकृतिक कारण नहीं हो, उसका अन्य किसी कारण से मृत्यु हो जाती है, तो सामने जो ससुराल पक्ष होता है उसको प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि हमने दहेज नहीं मांगा। ये तो धारा कहती है। 498 ये धारा कहती है महिला को अधिकार देती है। किसको? महिला को, कि परिवार पक्ष की, ससुराल पक्ष की ओर से यदि आपको प्रताड़ित किया जाता है दहेज के लिए, तो आपको कानूनन संरक्षण का अधिकार है। आप पुलिस थाने में जाइए, रिपोर्ट दर्ज कराइए और उसमें 3 साल की सजा का प्रावधान है। इसलिए ज़्यादातर जो वर्तमान में मामले जो बढ़ते वो इसी धारा के बढ़ते हैं, क्योंकि हमको नाकल ही कर दी नागरी। हाँ, तो ये जय थोड़े मारे हाका किया के और न्यार होनो हो, न्यार अलग होनो है ना, तो ये बढ़ जाए क्या करनो मारे हाँ उन्होंने दही जरूर प्रताड़ित कर न्यारी हो। अब हाँ उन्होंने दही के लेना देना है, छोरो तो करे तो चलो भले ठीक है। लेकिन आज के इस मामले में सच बात यह है कि 99.9999 गिनती करते जाओ, इतने मामले झूठे। दहेज के लिए कोई भी प्रताड़ित आज के ज़माने में, इस समय तो, इस उम्र में, इस समय तो, इस 2020-22 के बाद, 20 के बाद तो कोई करता नहीं, तो उससे पहले कोई होता होगा पता नहीं। अपने को जहाँ तक याद है दहेज के लिए कोई प्रताड़ित नहीं करना। लखन हकरा है तो कोई को करे, नहीं तो ठोक जू थारा मोड़ा। तो 1961 का एक्ट इसमें भी ध्यान रखना है, ये दहेज प्रथा का है। और कन्या भ्रूण हत्या वगैरह सारी इसी वजह से होती है, दहेज प्रथा का। अब दहेज प्रथा के बारे में आप सारी बातें जानते हो पहले से। ये चोरी के बारे में कोई कानून मैंने कहा आपको जानकारी याद नहीं रखनी। 3 कानून, 3 बातें आपने पढ़ी समस्याओं में। एक तो पढ़ा बाल श्रम, क्या पढ़ा? बाल श्रम, बेसिक जानकारी ध्यान रखनी, याद है थोड़ी बहुत तो। एक पढ़ा बाल विवाह और एक पढ़ा दहेज प्रथा। तीनों। इसके बाद में आती है नशाखोरी से संबंधित बातें। किससे संबंधित? नशाखोरी। नशाखोरी, एक नशाखोरी एक धूम्रपान। क्या हुआ? नशाखोरी और धूम्रपान। इसमें आपको मूल रूप से ये ध्यान रखना, निम्न में से कौन कौन से पदार्थ है जो नशे में प्रयुक्त होते हैं, वो बात ध्यान रखनी। एक तो नशे में कौन से प्रयुक्त होते हैं? हाँ, अब मादक पदार्थों की बात हो रही है, ड्रग्स की बात हो रही है, ड्रग्स की। ड्रग्स, चांद मत कह दी कॉपी, बात ड्रग्स की। किसकी है? ड्रग्स की है। देखो इधर, सबसे पहला सही है, एक ही प्रजाति, एक ही पौधे से प्राप्त होते हैं। सरस डेयरी वालों नहीं है, चरस, ठीक है, मुख्य रूप से है ये। इसके अलावा एक तो है ही वो सदाबहार है वो तो, यानी इस नशाखोरी के अंदर 2 बातें हैं। एक तो आता मद्यपान और एक आता मादक पदार्थ।
अब सुनना मेरी बात, आपके दिमाग में ये आते कहां से हैं? कुछ तो आते हैं प्राकृतिक पदार्थों से, प्राकृतिक पदार्थ है, पौधे होते हैं उनसे, और उनसे जो कुछ प्राप्त होता है उनको फिर सिंथेटिक तरीके से रासायनिक तत्व मिलाकर उसका नया रूप बना देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समझना, हेरोइन है ना, ये अर्ध सिंथेटिक है, इसमें आधा पदार्थ प्राकृतिक होता है अफीम का और आधा पदार्थ रासायनिक होते हैं, और ये बहुत महंगी होती है, इसलिए इसका सस्ता रूप बिक सकता है। सस्ता रूप आ सकता है क्या? स्मैक, इससे सस्ता रूप है, क्योंकि इसके अंदर रसायन ज्यादा है। रसायन ज्यादा है, नहीं होगा तो फिर महंगा हो जाएगा, रसायन ज्यादा है। तो ये सारे पदार्थ जो ड्रग से संबंधित है। अब इसके क्या नुकसान होते हैं? ड्रग से नुकसान आपसे छिपा हुआ नहीं है। अब इसमें कई चीजें ऐसी होती है, अब इसको खाते पीते कहते हैं वो भी है। कई पदार्थ इसमें ऐसे होते हैं जो सूंघने से नशा आता है, सूंघते है ना, हाँ ना का ड्रग इसमें सूंघना, पन्नी वगैरह जलाते हैं आप देखा होगा, या सिगरेट है उनके साथ में, है ना, उनके साथ में सूंघने से। कई ऐसे सुनो, कई ऐसे होते हैं जो नशा इसका इंजेक्शन लगाना पड़ता है। इंजेक्शन लगाते हैं, वो भी इन्हीं का रूप है, इनका ही है, वो भी नशे में। सारे पदार्थ कैसे बनते हैं, क्या करते हैं, इसकी प्रक्रिया ना तो अपने को जानकारी इतनी है, ना इसकी जानकारी रखनी है अपने को, है ना। ये है सारे के सारे ड्रग्स के मामले में स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। स्वास्थ्य क्या, मैं तो कह रहा हूं परिवार के लिए भी नुकसानदायक है, पूरे परिवार को विखंडित कर देते हैं। तो सूंघने से भी नशा आ सकता है, इंजेक्शन में से भी आ सकता है, कुछ लोग इसकी गोलियां भी लेते हैं, उनसे भी दवाई, ये वो नशे की ड्रग्स की, उनसे भी नशा आ सकता है। तो ये नशाखोरी से संबंधित कुछ चीजें हैं। अफीम वगैरह आपको ध्यान होगा, एक कौन सा पेपो पेपेवर, सोमनीफेरम, एक ये ना, इसका नाम क्या गया, ये गांजा वगैरह, ये आते हैं। कैनबिस पौधा है, कैनबिस। अब इस कैनबिस पौधे की अलग विशेषता है, हालांकि ये सारे है एक ही। विशेषता ये है कि यदि कोई बीज इनके पीस कर बनाता है तो बन जाता है भांग, इसके फूल है ना उसको पीस कर बनाते हैं तो बन जाता है गांजा, और इनमें से जो द्रव पदार्थ निकलता है उससे बनता है तो बन जाता है चरस। बस पौधा एक ही है, इसमें भी यही है। अब अफीम जो होता है ना, अफीम के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में होता है मार्फिन, एक होता है कोडीन। ये दो पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे तंबाकू के अंदर निकोटीन होता है ना, वैसे इसमें मार्फिन और कोडीन होते हैं तत्व, उनसे नशा आता है, ठीक है। और इस मार्फिन को जब लेब में ले जाया जाता है, लेब में उसके साथ यदि मार्फिन में रसायन मिला देते साथ में, तो बन जाती है हेरोइन। प्रयोगशाला में बनाई जाने वाली सबसे महंगी और सबसे खतरनाक कोई ड्रग्स दवा है तो हेरोइन इसको। और हेरोइन को भी जब अपरिष्कृत रूप में यानी शुद्ध रूप में आती है तो बहुत महंगी होती है। इसको भी यदि अशुद्ध रूप में, अशुद्ध या अपरिष्कृत रूप में मार्केट में लाके उसमें रसायन मिला के बनाते तो बन जाता है स्मैक। यानी ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए होते। कैसे किसी देखा हुआ हो, पिया हुआ हो तो अलग बात है, अपना तो भाई ऐसा देखा हुआ है नहीं। लिखो थोड़ी इस बात है। सामाजिक बुराइयां, सामाजिक बुराइयां। क्या हुआ? सामाजिक बुराइयां लिख दिया। पहला लिखो बाल श्रम। बाल श्रम, लिखो 14 वर्ष से, बाल श्रम में लिखो 14 वर्ष से 14 वर्ष से कम आयु के, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों द्वारा जोखिमपूर्ण काम करना, जोखिमपूर्ण कार्य करना
14 वर्ष से कम आयु के बालकों का जोखिमपूर्ण कार्य करना बाल श्रम कहलाता है। आगे लिखो, यह एक सामाजिक एवं आर्थिक समस्या है। यह एक सामाजिक और आर्थिक समस्या है जिसका संबंध गरीबी से है। जिसका संबंध गरीबी से है। अगली लाइन, यह बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक शारीरिक एवं मानसिक विकास को अवरुद्ध करता है। विकास को अवरुद्ध करता है, अवरुद्ध यानी रोकता है। ठीक है, अब ये सुनो, बाल श्रम से संबंधित ज्यादा बातें, अब इसके प्रभावन, परिणाम, रिजल्ट, ये सारे एक स्थायी चीजें होती नहीं, इसकी अनन्य चीजें होती है। वो ऑप्शन में देखकर, अब जैसे ही देखोगे बाल श्रम गलत काम है, ये ध्यान है आपको, तो वो ऑप्शन में देखते ही पता चल जाता है। आपको ज्यादातर ध्यान रखना फैक्चुअल बातों पर, डाटा पर। आगे लिखो, संवैधानिक प्रावधान, हेडी डालो, संवैधानिक प्रावधान। देखो, बाल श्रम निषेध हेतु, बाल श्रम निषेध हेतु निम्न प्रावधान किए गए हैं। निम्न प्रावधान किए गए हैं। नंबर 1 लिखो, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार लिख दिया। उसमें आ गया, ऐसे लिख दो, अनुच्छेद 23। बलात् का मतलब जबरदस्ती, समझ रहे हो आप? बलात् श्रम। अनुच्छेद बाल श्रम निषेध। कोष्टक लिख देना, 14 साल अनुच्छेद 23 बलात् श्रम, 24 बाल श्रम निषेध। चौदह साल से कम उम्र के, 14 साल से कम उम्र के, 14 साल से कम उम्र के बालकों द्वारा जोखिमपूर्ण कार्य नहीं करना। 14 साल से कम उम्र के बालकों द्वारा जोखिमपूर्ण कार्य नहीं करना। इंपॉर्टेंट याद रखना है, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 क्यों याद रखना है? बाल श्रम निषेध से संबंधित। लिख दिया? आगे लिखो, बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियम एक्ट। अगले लाइन, बाल श्रम
प्रतिषेध 67 कौन वाला प्रतिषेध है ना, बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियम विनियम एक्ट 1986, अधिनियम, विनियम एक्ट, एक्ट यानी अधिनियम, कानून, एक्ट अधिनियम कानून एक ही बात है तीनों, ठीक है। बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियम एक्ट कहो, अधिनियम कहो, कानून 1986, ठीक, पारित हुआ, जब पारित किया गया इसमें भी बात ऊपर वाली सेम है 14 वर्ष वाली, इसलिए मैं लिखा नहीं रहा हूं, ठीक है। 14 साल याद रखना है आपको। आगे लिखो 86वां संविधान संशोधन, 86 86, छियासीवां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21A में निःशुल्क एवं 6 से 14 वर्ष तक, 6 से 14 वर्ष तक, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। साथ ही अगला लिखो, साथ ही अनुच्छेद 51 क, अनुच्छेद 51 क में माता पिता या अभिभावक इक्यावन क में माता पिता या अभिभावक को छह से 14 वर्ष तक के बच्चों को छह से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देने का दायित्व सौंपा, दायित्व सौंपा। नीचे एक लाइन और लिखो, आरटीई एक्ट, आरटीई एक्ट, आरटीई राइट टू एजुकेशन, आरटीई एक्ट 2009, आरटीई एक्ट 2009 कोष्टक में लिखना 1 अप्रैल 2010 से लागू। 2010 मत करना, आरटीई एक्ट 2010 गलत हो जाएगा। आरटीई एक्ट 2009 आया 9 में, अधिनियम आता है उसके बाद में लागू होता है। राजस्थान में 11 में लागू हुआ है, राज्यों में 1 साल बाद होता है। आरटीई एक्ट 2009 कोष्टक में लिख देना 1 अप्रैल 2010 से लागू है। हाँ, बस इतनी बातें लिखनी है। अब इसको क्या करना है, सुनो मेरी बात। कॉपी के सबसे लास्ट पेज में लिखो ऐसे, बाल श्रम, बाल श्रम विधान, बाल श्रम, ठीक है।
मूल अधिकार कौन सा, कर्तव्य कौन सा, वो तो आप समझ जाओगे, नहीं समझोगे, नहीं समझो, इस अनुच्छेद नीचे इसमें लिख देना मूल कर्तव्य। और कर्तव्य का मतलब समझते हो, कर्तव्य का मतलब थोड़ी ड्यूटी है, अधिकार का मतलब सरकार को अधिकार, सरकार कौन है थोड़ा देना, थोड़ा अधिकार है मांगना, समझ भाई। ये मूल कर्तव्य 51A। ये वापस आप सतत मूल्यांकन वगैरह अनिवार्य एक एक्ट है आपके पूरा, शायद अनिवार्य निःशुल्क एक्ट कानून है ना, एक साइकोलॉजी में होना चाहिए, है ना, वहाँ काम आएगा वापस, ये सारे अनुच्छेद काम आएंगे। RT 2009 1 अप्रैल 2008 से लागू। आपको पता है कि प्राइवेट विद्यालयों के अंदर कितने प्रतिशत सीटें रिजर्व की जाती है? 25% सीटें रिजर्व की जाती है बच्चों के लिए। हालांकि वो बात यहाँ नहीं लिखनी, आपको मूल रूप से बात ध्यान ये रखनी, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो है ये, ठीक है, एक याद रखना, 14 वर्ष इंपॉर्टेंट, कहीं 18 भूल से नहीं करना, बाल विवाह वाला यहाँ आ जाएगा कहीं, ठीक है, उस समय दिमाग ठिकाने रखना ये। और एक बाकी ये तो याद रहे, ठीक नहीं, ये तो वैसे 10 बार आएगा, याद रह ही जाएगा। इतनी बातों याद कर ले हो, हम इतनी नहीं हो तो बस तुम्हारे के इलाज कर बताओ। अरे अगला लिखो बाल विवाह। बाल श्रम का मुख्य कारण क्या है? गरीबी। भाई मेरी बात सुनो, जैसे ही आप पेपर दो ना, उसमें शब्द आए ना ऐसा, तब एक बार उस शब्द के ऊपर सोचना है बात हो किसकी रही है। अब बाल श्रम में आप सारे जानते हो, समझते भी हो, मैं यदि गरीबी नहीं कहता, नहीं पढ़ा था, तो भी आपको पूछता भाई बाल श्रम का क्या कारण है, यानी छोटा टाबर कौमत क्यों से, इसका मतलब यही हुआ। तो आपके दिमाग में स्वतः प्रश्न आ जाता भाई वो गरीब है तब जा रहे हैं, पढ़े लिखुड़ा तो कह रहे जो अमीर है वो तो बड़े है तो भी नहीं जाते, बाल श्रम की दूर की बात है, सही है कि नहीं। हाँ आगे लिखो बाल विवाह, लिखो कानून द्वारा निश्चित, बाल विवाह में लिखो कानून द्वारा निश्चित निर्धारित लिख दे बेटा, हुआ दो हम अंतर बता देता हूं। कानून द्वारा क्या लिखा है, कानून द्वारा निश्चित उम्र से, कानून द्वारा निश्चित उम्र से कम उम्र में विवाह करना, कम उम्र में विवाह करना, जैसे अगली लाइन, जैसे भारत में 18 सॉरी भारत में लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 वर्ष, आयु विवाह के लिए निश्चित है। लिख लिया, आगे लिखो बाल विवाह का कारण, इसमें लिखो ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में,
ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में, ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में यह अधिक प्रचलित है। अधिक प्रचलित है। अगली लाइन देखो, निर्धनता। निर्धनता गरीबी एक ही फर्क है, कोई फर्क वत कह दियो मैंने। निर्धनता, स्त्रियों की निम्न दशा, स्त्रियों की निम्न दशा, स्त्रियों की निम्न दशा, निरक्षरता, निरक्षरता, निरक्षरता अशिक्षा हागी समझना है ना। निरक्षरता एवं स्त्री शिक्षा की कमी, स्त्री शिक्षा की कमी मुख्य कारण है। अगला लिखो, दुष्परिणाम। बाल विवाह परिणाम अच्छा होगा बुरा है? यहाँ तो लिखो दुष्परिणाम। तो मान्य, तो मान्य। अब तो हालांकि परसों के कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, उसमें आधार कार्ड को मान्य माना, तो आधार कार्ड से भी ज्यादा आपकी टीसी माने। टीसी क्या है? मार्कशीट। स्कूल के अंदर जो आपकी अंकित है वो आधार कार्ड से भी ज्यादा वैलिड है। कल्चर पूरा तो हाँ मान्य है। तो रेडी वैसे आधार कार्ड है जना कानूनी कानून है। धार कोई कम ज्यादा क्यों की करे। लिखो आगे दुष्परिणाम है। लिखो लिखो, शारीरिक एवं मानसिक विकास अवरुद्ध होना, शारीरिक एवं मानसिक विकास अवरुद्ध होना, स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव, स्वास्थ्य स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक। अगला लिखो, बच्चे कुपोषण का शिकार, अगला वैचारिक भिन्नता, ज्वलंत मुद्दा है। मोहन पढ़ना है में तो समझता ही कौन के। वैचारिक भिन्नता के कारण परिवार विखंडन, छोड़ी नौक लागे थोड़ा दिन क्यों छोड़ी तो क्या बंद करियो बंद करियो। वैचारिक भिन्नता के कारण परिवार विखंडन लिख दिया, ठीक है। वैचारिक भिन्नता ही ये बाल विवाह किया हुआ इसके, इसकी वजह से ये हुआ। अब विचार मिल नहीं रहे, आत्वाजी है ही आए पसी भी हो सके, फिर भी हो सकता है विचारों की भिन्नता है, परिवार टूट सकता है। तो ये बाल विवाह का रिजल्ट है, दुष्परिणाम है। आगे लिखो, उपाय, बाल विवाह रोकने के उपाय, बाल विवाह रोकने के की कर रोक सको थे। एक सरकारी स्तर पर, एक सामाजिक स्तर पर, दो स्तर पर रोक सकते हैं। एक तो जागरूकता फैलाओ, सुनो जागरूकता होनी चाहिए। स्त्री शिक्षा ज्यादा हो, स्त्री शिक्षा ज्यादा हुई तो आप ही बाल विवाह क्यों तो छोड़ दे।
तुम्हारी शादी से एक बाल विवाह टूट जाएगा। लिखो एक तो जन जागरूकता अभियान चलाना। प्रकाश तो मिली में उधर देखो, जन जागरूकता अभियान चलाना, महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, बड़ी हेड हो गई, लड़कों लड़कियों में कोई हुआ तो महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, गरीबी निवारण पर जोर है, जन जागरूकता अभियान, दूसरा महिला शिक्षा पर बल देना, तीसरा गरीबी निवारण, चौथा कानूनी प्रावधान, कानूनी प्रावधान। और कानूनों में बाल विवाह से संबंधित कौन सा एक्ट है? बाल विवाह निषेध से संबंधित शारदा एक्ट। लिखो नीचे शारदा एक्ट। शारदा एक्ट कोष्टक में उसका शारदा एक्ट का पूरा नाम लिखना। शारदा एक्ट कोष्टक में लिखो बाल विवाह, शारदा एक्ट के कोष्टक में लिखो बाल विवाह निरोधक एक्ट, बाल विवाह निरोधक एक्ट। कोष्टक बंद, आगे डैश करके लिख दो 1929, 1929 कोष्टक में लिख दोगे 1 अप्रैल 1930 से लागू। कानून ज्यादातर अप्रैल से लागू होते हैं। 1 अप्रैल 1930 1930 से लागू। अब इसमें लिखो अजमेर के हर विलास शारदा, अजमेर के हर विलास शारदा द्वारा लॉर्ड इरविन के समक्ष, लॉर्ड इरविन कौन था? वायसराय था वहां का, है ना, वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष बाल विवाह निषेध, बाल विवाह निषेध से संबंधित एक प्रस्ताव रखा गया, जिसे शारदा एक्ट कहते हैं। अगली लाइन इंपॉर्टेंट करके, विवाह की आयु, विवाह की आयु 14 एवं 18 वर्ष। अब 14 किसके, 18 किसके, आप समझ जाओगे। 14 एवं 18 वर्ष तय की गई। फिर लिखो अगली लाइन 1978 में, अंडरलाइन कर देना, 1978 में इस एक्ट में संशोधन करके, इस एक्ट में संशोधन करके, इस एक्ट में संशोधन करके विवाह की आयु क्रमशः 18 एवं 21 वर्ष, क्रमशः किसका है 18 किसकी 21 किसकी, समझ गए, क्रमशः 18 एवं 21 वर्ष तय की गई। आगे लिखो बाल विवाह, अगली लाइन बाल विवाह निरोध एक्ट, बाल विवाह निरोध एक्ट,
2006 के तहत शारदा एक्ट समाप्त कर दिया। और विवाह की आयु 18 एवं 21 ही रखी गई। एक नोट डाल दो और एक लाइन लिख दो करंट वाली। हिमाचल प्रदेश में विवाह महिलाओं लड़कियों के विवाह की आयु 21 वर्ष करने बाबत एक विधेयक पारित किया गया। ठीक है, अगला लिखो दहेज प्रथा। लिखो वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष से विवाह में धन लेने की धन प्राप्त करने की पद्धति या प्रक्रिया अगली लाइन प्राचीन काल की कन्यादान प्रथा वर्तमान की दहेज कुप्रथा बन चुकी है। अगले लाइन लिखो इसका मुख्य कारण सामाजिक प्रतिष्ठा एवं उत्तराधिकार एक्ट 1956 कोष्टक में लिखना। उत्तराधिकार एक्ट 1956 है। उत्तराधिकार में समझते हो है ना? उत्तराधिकार कौन होगा? संपत्ति का वारिश कौन होता? पहले क्या था? 1956 से पहले संपत्ति का वारिश लड़का ही था, लेकिन 1956 के कानून के बाद में संपत्ति का वारिश लड़का और लड़की दोनों कोई भी हो सकते हैं। इसलिए अभी अपने आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में कभी कभार जन जागृति ज़्यादा आ जाती है ना, रिश्ते बिगड़ जाते हैं आपस में, बहन या हमारे अधिकार है के, सही है कि नहीं? फिर मुकदमाबाजी वगैरह, फिर पंचायती वगैरह चलता है ये काम। तो ये उत्तराधिकार एक्ट में आया। आगे लिखो दुष्परिणाम। दहेज प्रथा का क्या रिजल्ट होता है? भाई दहेज प्रथा में आप समझ तो गए ना, भाई डिमांड करनी
इसका परिणाम अच्छा होगा बुरा? ये सारी सामाजिक बुराइयां है, क्या है, और बुराइयों का रिजल्ट बुरा होगा। दुष्परिणाम लिखो, ऋणग्रस्तता, पैया माथे चढ़ जी, जमी बेच नहीं देना पड़, ऋणग्रस्तता, महिला अत्याचार, महिला अत्याचार, कन्या भ्रूण हत्या, बेमेल विवाह, बेमेल विवाह, बेमेल, बेमेल विवाह आदि, और भी हो सकते हैं, वो जो भी ऑप्शन में आपको लगे वो। अब पहला तो ऋणग्रस्तता है, दहेज प्रथा में जब ज्यादा दहेज की डिमांड होगी, क्योंकि हर पिता ये चाहता है कि मेरी बच्ची का घर अच्छा हो, ठीक है, और अच्छे घर की तरफ से, यदि मैं कह रहा हूँ आप जयपुर से उस तरफ जाओगे तब अच्छे घर के लिए एक डिमांड है, बच्चा सरकारी नौकरी में है तो आपको 40 लाख 50 लाख 60 लाख रुपए का दहेज देना पड़ता है कुछ विशिष्ट जातियों में। तब 40 50 60 लाख रुपए लाने के लिए तो ऋण कर्जा ही लेना पड़ेगा, तो उस जो बेटी का बाप है उसके ऊपर तो कर्जा चढ़ेगा, वो रह जाएगा ऋणग्रस्त। दूसरा था महिला अत्याचार, कहीं कहीं पर, अब मान लो जिसकी जितनी डिमांड थी, कई बार फिल्मों में जो देखते हैं वो हकीकत भी होती है कि कार नहीं तो फिर शादी नहीं, और जब वो डिमांड जितनी होती है वो पूरी नहीं होती, तो महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते हैं। हालांकि अब कम हुआ है, लेकिन कुछ समय पहले ये था। एक कन्या भ्रूण हत्या, जब बच्चियां ज्यादा होती है तो माता पिता को चिंता सताने लगती है कि भाई लड़कियां अधिक होगी तो उनको दहेज अधिक देना पड़ेगा, जिससे ऋणग्रस्तता बढ़ जाएगी, इसलिए कन्या भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या में समझते हो, जन्म से पहले ही कोख में ही मृत्यु। और एक था बेमेल विवाह, या फिर लड़कियों का विवाह अनमेल करना पड़ेगा, यानी कि उनको ऐसा लगे कि दहेज कम, तो जो मान लो उम्र का तकाजा नहीं है, बीच में 15 17 18 20 साल की लड़की और सामने 35 40 साल का कोई लड़का है, वो कहेगा हमारे दहेज नहीं सीजे, टाबर सीजे तो के ले जो। तो एक बेमेल का संबंध ये भी है, ये भी एक दहेज प्रथा का भी बड़ा कारण है। आगे लिखो, उपाय या निवारण। उपाय या निवारण, क्या कह रहे हो? उपाय या निवारण इंपॉर्टेंट लगा के लिखो, दहेज निरोधक एक्ट 1961, दहेज निरोधक एक्ट 1961, दहेज निरोधक एक्ट 1961। अगली लाइन लिखो, आईपीसी, अगली लाइन आईपीसी। आईपीसी आपको फुल फॉर्म जानने की जरूरत भी नहीं है, इंडियन पेनल कोड होता है, भारतीय दंड संहिता कहते हैं इसको, 1986 से लागू है आईपीसी। अब 1986 में बोलियो तो कहीं लिखना हारू कर दे, घना उसी को याद है मत लिखियो ना, ये काम की नहीं है। आईपीसी की धारा 304 बी, दो धाराएं याद रखनी, 304 बी एवं 498 ए, तीन सौ चार बी एवं 498 ए का संबंध दहेज प्रथा से है। अब 498 आपने लिखा है ना, 498 ए लिखा है ना, उसके नीचे अंडरलाइन कर दो, इसके नीचे थोड़ी लाइन लिख दो जानकारी के लिए। महिला द्वारा ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना, दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाना। बात क्लियर? कोई आसपास बैठा व्यक्ति कहे ना कि 498 मुकदमा है, इसका मतलब दहेज का मुकदमा है। किसका है? दहेज का।
एक और लाइन नीचे फैक्ट लिख दो। महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण, महिलाओं का घरेलू हिंसा, महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण एक्ट, महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण एक्ट 2005, 2005। इसमें भी ये दहेज प्रथा वाले को माना गया कि भाई दहेज के कारण कहते थे घरेलू प्रताड़ना होती, घरेलू हिंसा होती दहेज के कारण, तो सरकार ने कहा ये भी एक काम और कर दो, कानून बना दो 2005 में, ये भी कानून बना दिया। तो आपने 3 समस्या, चोरी की समस्या नहीं पढ़नी, उसमें है कुछ नहीं, क्या क्या पढ़ा इसके कानून में। फिर कह रहा हूं प्रश्न की जगह तो फिक्स है, मैंने ज्यादा लिखा दिया आपको। बाल श्रम, बाल विवाह, और एक है दहेज प्रथा। अब ये जो टॉपिक है, सुनो मेरी बात, इन टॉपिकों में ज्यादा समझाने लायक बातें है नहीं, क्योंकि जो आप जानते वही मैं जानता हूं, जो मैं जानता हूं वही आप जानते हो। कुछ डाटा थे, फैक्चुअल बातें थी जो याद करने लायक है, वो मैंने आपको लिखवा दी, ठीक है। अब इसमें आपको कानून याद रखने हैं। दहेज प्रथा, दहेज प्रथा का अर्थ आप शब्द जानते ही समझ जाओगे ना कि दहेज प्रथा मतलब धन लेने की डिमांड, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, कारण क्या हो सकता है, वो ऑप्शन देख के आप पता लगा लोगे। कन्या भ्रूण हत्या किसका परिणाम है, दहेज हत्या का। व्यक्ति के ऊपर कर्जा बढ़ जाए, ऋणग्रस्तता, इनमें से किसका है, दहेज प्रथा का। महिला अत्याचार, महिला उत्पीड़न किसका परिणाम है, दहेज प्रथा का। हो या ना हो आपको वहां करना है उसमें, ठीक है। इससे संबंधित जो कानून है ना, दहेज प्रथा एक्ट, दहेज प्रथा निषेध एक्ट, वो 1961 का है। कब का है, ये याद रखना है। बाल विवाह से संबंधित एक्ट कब का है, शारदा एक्ट है। कौन सा है, शारदा एक्ट 1929 में। और इस समय विवाह की आयु कितनी थी, 14 और 18। बाद में ये 14 और 18 वाली है ना, इसको चेंज करके 18 और 21 कब कर दिया गया, 1978 में, ठीक है। अब देखो 78 में से बहुत सारे संशोधन हुए, इसमें संशोधन नहीं। और देखो फिर नवीनतम जो है ना वो 2006 में कानून बना है। कब की बात है, 2006 में। इस 2006 का जो कानून है उसके तहत भी विवाह की आयु कितनी तय कर रखी है, 18 से 21। आपका सवाल यहीं से है, बाकी किसी में से नहीं है। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, इसकी ये उम्र दोनों याद रखनी है, और एक 1978 याद रखना है, जो 18 और 21 वाली। और वर्तमान में कौन सा कानून लागू है, 2006 वाला। फिर आता बाल श्रम 1986। कब की बात हो रही है, 1986 में कानून बना, ठीक है। और एक कानून कह रहा है कि 14 साल से छोटा, ओके, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को जोखिमपूर्ण कार्यों में नहीं झोंकना है। इतनी बातें आपको याद रखनी रह जाएगी। बाकी रिजल्ट परिणाम तो ऑप्शन पढ़ोगे तब समझ में अपने आप आ जाएगी, इसको इतनी ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं। इस कानून को याद रखना है, प्रश्न आपका कानून से आएगा, याद कर लेना है ना।